10 हुए निलंबित। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाए जाने वाले समारोह की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समिति की ली बैठक। मुख्यमंत्री ने महिलाओं का आह्वान किया कि वे बेटियों की शिक्षा पर दें विशेष ध्यान। कहा, परिवारों में भी मिले महिलाओं को समानता का अधिकार। और प्रथम राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप भिलाई में शुरू। राजनांदगांव में आयोजित खेल महोत्सव में पारंपरिक खेलों की हुई स्पर्धा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने दुर्ग जिले के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर हंगामा किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर आज फिर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। भाजपा विधायक बार बार गर्भगृह में पहुंचे, जिसकी वजह से वे 2 बार निलंबित किए गए। बाद में इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के सभी विधायक विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हत्या को आत्महत्या के रूप में तब्दील करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे विषयों पर सदन में स्थगन के जरिए चर्चा नहीं होगी तो कैसी घटना पर होगी। आत्महत्या का केस नहीं है, इसके पीछे मुझे लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत हत्या मौत के घाट में उतारे गए हैं। और जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के हितों की बात करने वाली सरकार है, यदि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ऐसे 2-2 घटना होए, जहां खुड़मुड़ा की घटना की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, आज इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सुसाइड नोट की बात करते हैं, परिवार को आज तक दिखाया नहीं गया है। और ऐसे में बहुत रहस्यमयी बातों को जन्म दे रही है, शंकाएं को जन्म दे रही है। हम लोगों ने इस पे स्थगन प्रस्ताव दिया, चर्चा कराई जाए। यदि ऐसे परिवार जहां मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आत्महत्या हत्या हो, यदि उसमें चर्चा नहीं कराएगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा विषय, महत्वपूर्ण विषय इस छत्तीसगढ़ के लिए हो जिस पे चर्चा कराई जाए। आखिर ये सरकार भागना क्यों चाहती है? ये सरकार जवाब देना क्यों नहीं चाहती है? इसको तो ग्राह्य करके चर्चा करानी चाहिए, दोनों पक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और अभी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार से उसको विपक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा है। भाई, पुलिस की जिम्मेदारी है, यदि मान लो कहीं भी कोई अपराध घटित होता है तो उसको पकड़ने का, उसमें कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो एकदम से जो ऑब्जर्वेशन के दौरान विवेचना में जो पाया जा रहा है तो विभाग की तरफ से वही जानकारी दी जा रही है, लेकिन अब प्रतिपक्ष का काम है कि विरोध करना है। तो जो पुलिस, जो विवेचना अधिकारी है, जिन्होंने जांच किया है, उसकी बात को एकदम से नकारा नहीं जा सकता और इसलिए उस दिशा में पुलिस आगे बढ़ रही है। अभी तो कुछ फाइनल उसमें जांच रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया प्रारंभिक तौर पर जो भी विवेचना अधिकारी है और विभाग ने जो जांच किया है, उन तथ्यों को उसने स्टेटमेंट के जरिए प्रस्तुत कर दिया। विपक्ष ने सरकार के जन घोषणा पत्र को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और बाद में इसी मुद्दे को लेकर सदन से बहिर्गमन कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज समापन हो गया और सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आजादी के 75वें साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को धूमधाम से मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक आजादी का अमृत महोत्सव में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। इस अवसर पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाए जाने वाले समारोह की तैयारी पर चर्चा की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आयोजन का मकसद उन लोगों को भी देश से परिचित कराना है जो देश के लिए कोई महान कार्य कर रहे हैं। इन आयोजनों से आजादी के 100 साल के आयोजन की रूपरेखा भी तय होगी।
आजादी के 75 साल का अवसर अब दूर नहीं है। हम सब इसके स्वागत में खड़े हैं। ये वर्ष जितना ऐतिहासिक है, जितना गौरवशाली है, देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है, देश इसे उतनी ही भव्यता और उत्साह के साथ मनाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि समय ने, देश ने इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है। इस समिति में सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमेशा से मातृशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। आज परिवार में भी ये अधिकार महिलाओं को देने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रायपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हर विकास खंड मुख्यालय में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलेंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हम शुरू करें। सब ये साल 52 स्कूल शुरू करें। अभी बजट में हमने 119 स्कूल के हर ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्वामी आत्मानंद के नाम से खुली, ताकि हमारे बेटी मन बाहर जाए जरूरत न पड़े, वही ब्लॉक में को शिक्षा और मिल सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं उनको मिले 50% आरक्षण से ज्यादा संख्या में चुनकर आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपात स्थिति में महिलाओं समेत कोई भी नागरिक वर्तमान में जारी 112 डायल सुविधा के माध्यम से पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकता है, लेकिन अब महिलाओं के लिए अलग से भी डायल नंबर जारी किया जाएगा, ताकि पुलिस इस नंबर पर आने वाले कॉल पर और भी तत्परता के साथ कार्रवाई कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक मातृ वंदन योजना में दूसरी बेटी के जन्म पर भी 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि वे बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में भी कोविड टीकाकरण जोर शोर से जारी है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर्स, वरिष्ठ नागरिकों के साथ अब सुरक्षा बलों के जवानों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में भिलाई में बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एसके त्यागी ने टीकाकरण केंद्र में जाकर कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक ली। इस मौके पर बीएसएफ महानिरीक्षक एसके त्यागी ने दूरदर्शन समाचार प्रतिनिधि से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवाद और दूर दराज जगहों में सीमा सुरक्षा बल के करीब 10,000 जवान हैं, जिसमें से करीब 7,600 जवानों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। शेष जवानों को भी जल्द ही वैक्सीन दी जाएगी। जहाँ जहाँ हमारी ये बटालियन तैनात हैं पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में, वहाँ पर सभी बटालियन के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और चिकित्सक अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है और अभी तक जो है करीबन 7,600 का टीकाकरण हो चुका है और बाकी का जो है
वो आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। टोटल 10,000 लोगों का जो है टीकाकरण होना है। महानिरीक्षक एसके त्यागी ने कहा कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समय के पहले कोविड का टीका लगा लें। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में व्यापारी संघ, मीडिया प्रतिनिधि, धार्मिक संगठन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शहर के सभी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। जैसा कि मार्च के पहले हफ्ते में लगातार कोरोना के केसेस में कुछ बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को तो 21 केस भी आ गए थे निगम क्षेत्र में। उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में पुनः उन्हीं चीज़ों को हम फिर से पालन करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब भी घर से निकलें मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और थोड़ी थोड़ी देरों में आप सैनिटाइज करते रहें या साबुन से अपना हाथ धोते रहें। मुख्य उद्देश्य यही था। वहीं नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 320 मामले सामने आए। वहीं सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 96 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2919 है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना छत्तीसगढ़ में भी लोगों के लिए नवजीवन देने वाली साबित हो रही है। कांकेर जिले के दुर्गू कोंदल विकासखंड के गुमड़ीडीही गांव के रहने वाले ईश्वर लाल जैन की पिछले साल मृत्यु हुई तो पूरे परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। लेकिन जीवन ज्योति बीमा के तहत उनकी पत्नी गणेश्वरी जैन को मिले 2 लाख रुपए परिवार का बहुत बड़ा सहारा साबित हुए। हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 30 रुपये वाली बीमा करवाई थी। जो बीमा मेरे पति के डेट होने के बाद 29 दिसंबर 2020 में उसका डेट हो गया। तो वो बीमा को मैं जहाँ खुलवाई थी जिस ग्राहक सेवा केंद्र में जाके बताई, फिर मैडम ने मेरा कुछ हेल्प किए और वो बीमा आज मेरे खाते में आ गई है। और पैसा जिसका 2 लाख रुपए है। वहीं ग्राहक सेवा केंद्र की संचालक मनीषा ने बताया कि जिले में अब तक 10 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। हमारे यहाँ गुमड़ीडीही कोंडे पंचायत की ईश्वर जैन, जिनका अभी 29 दिसंबर 2020 में निधन हुआ है, उनकी पत्नी नॉमिनी गेश्वरी जैन, उनको जीवन ज्योति बीमा का 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई है, जो उनके परिवार के लिए बहुत कुछ फायदेमंद होगा, क्योंकि उनकी स्थिति वैसे थोड़ी ठीक नहीं है। तो ये 2 लाख रुपए उनके लिए बहुत काम का है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ के ग्रामीण लोग आके यहाँ जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा करें और साथ में अटल पेंशन करें। इस बीमा योजना के तहत परिवार के मुखिया के मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। बीमा कराने के लिए हितग्राही को केवल 330 रुपए हर साल किश्त के रूप में देने होते हैं। और अब खेल समाचार। प्रथम राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप भिलाई में कल से शुरू हुई। इस स्पर्धा में विभिन्न जिलों की 7 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मैच यूनिवर्सल गर्ल्स फुटबॉल क्लब दुर्ग और जेएलएफ एकेडमी रायपुर के बीच खेला गया, जिसमें रायपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। रायपुर की टीम ने इस मैच में दुर्ग को 4 गोल से हराया। दुर्ग की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के सहायक महासचिव मोहन लाल ने बताया कि इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छे पोटेंशियल है, खास करके महिलाओं के भी। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को
आगे बढ़ाने के लिए जो अभी खेल रहे हैं उनके लिए और नए बालिका और महिला खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए हम हर साल इस तरीके के आयोजन का प्रयास करेंगे ताकि लड़कियां अच्छा खेल खेलें और छत्तीसगढ़ की लड़कियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जाकर अपना नाम रोशन करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुरू हुई इस स्पर्धा का आयोजन छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ, दुर्ग जिला फुटबॉल संघ, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा किया जा रहा है। 21 मार्च तक चलने वाली इस स्पर्धा में कुल 21 मुकाबले खेले जाएंगे। उधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजनांदगांव में 2 दिवसीय महापौर खेल महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। स्पर्धा का शुभारंभ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री ममता चंद्राकर ने किया। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी और फुगड़ी को शामिल किया गया है। स्पर्धा के पहले दिन बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों ने भी पारंपरिक खेलों में अपने जौहर दिखाए। इस मौके पर महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने बताया कि गढ़बो राजनांदगांव की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमर छत्तीसगढ़ संस्कृति के, हमर छत्तीसगढ़ धरोहर के खेल ला आगे बढ़ाए बर खेलबो राजनांदगांव, बढ़बो राजनांदगांव और गढ़बो नवा राजनांदगांव एला आगे बढ़ाए बर आज ये खेल के कार्यक्रम महिला मन के हमार राखे हन। इस प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ग्राम बठेना में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला विपक्षी भाजपा विधायकों ने जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसे विधानसभा उपाध्यक्ष ने अग्राह्य कर दिया। इसके विरोध में विपक्षी भाजपा विधायकों ने 2 बार गर्भगृह में प्रवेश किया और नियमानुसार स्वमेव निलंबित हो गए। प्रश्नकाल में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हुई। विरोध में विपक्ष ने वॉकआउट किया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बठेना गांव का मामला उठाते हुए कहा कि इस गांव में दलित परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। इससे साबित होता है कि यहां दलित वर्ग सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस पर स्थगन दिया है और उसे ग्राह्य किया जाए, तब और विस्तार से विपक्ष अपनी बात रख सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी आदि भाजपा विधायकों ने इस घटना पर रोष जताते हुए स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की। इस पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी ने जब कहा कि स्थगन सूचना अग्राह्य कर दी गई है, तो सारे भाजपा विधायक विरोध जताते हुए गर्भगृह में आ गए, जिससे वे स्वमेव निलंबित हो गए। इस मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई। दूसरी बार जब भाजपा विधायक गर्भगृह में पहुंचे तो सभापति ने सभी विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर चले जाने के लिए कहा। विपक्ष के शोर शराबे के बीच कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इसका जवाब दिया। वहीं कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल और कुलदीप जुनेजा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधि विषयक कार्य प्रस्तुत किए। इस दौरान शोरगुल थमते नहीं देख सभापति ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल किया कि क्या ये सही है कि बजट सत्र 2019 के अभिभाषण में राज्यपाल ने जन घोषणा पत्र 2018 को आत्मसात करने का उल्लेख किया था। उन्होंने जानना चाहा कि जन घोषणा पत्र की कितनी घोषणाएं पूर्ण हुई हैं और कितनी अपूर्ण हैं। इस पर मुख्यमंत्री का जवाब आया कि कुल घोषणाओं में 14 पूर्ण की जा चुकी हैं और 22 अपूर्ण हैं।
उन्होंने कहा कि अपूर्ण घोषणाओं को पूरा करने की समय सीमा बताई नहीं जा सकती। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है। वहीं भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने मुख्यमंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में सत्ता पक्ष के विधायक खड़े हो गए और शोर शराबा करने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सौरभ सिंह के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ से तेलंगाना को बिजली आपूर्ति होती है, जिसके एवज में 2 करोड़ रुपए लिए जाने हैं। तेलंगाना द्वारा केवल ब्याज की राशि दी जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज समापन हो गया और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। और इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।